जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण लेके चलेंगे हम किसी भी एक खेल का। मान लीजिए हम बात करेंगे फुटबॉल की। आप सभी को पता है कि कोई भी गेम हो, उस गेम के नियम होते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या होता है, हम अपने पैरों के साथ बॉल को किक करते हैं, बॉल को मारते हैं। जबकि जो हैंडबॉल होता है वो क्या है, हाथ का गेम है। हैंडबॉल क्या है, हाथ का गेम है हमारा। इसमें क्या होता है, हम हाथ के साथ गेंद को उठाते हैं और फिर आगे एक दूसरे के साथ पास करते हैं। इसको हम ऐसे खेलते हैं। तो देखा जाए तो दोनों में समान बात क्या है कि दोनों में बॉल के साथ हम खेलते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, इसके नियम में। इसमें फुटबॉल में नियम क्या है कि हमें पैरों के साथ खेलना है। गोलकीपर के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने हाथों के साथ फुटबॉल को नहीं छू सकता। लेकिन हैंडबॉल में क्या होता है कि हम अपने हाथों के साथ ही गेंद को छूते हैं और पैरों के साथ हम गेंद को मार नहीं सकते। तो देखा जाए तो इन दोनों को अलग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के नियम, इन दोनों खेलों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। उसी प्रकार किसी भी समाज को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए, जैसे किसी समाज को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, किसी खेल को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, ताकि कोई भी प्लेयर अपनी मनमानी ना कर सके। उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है। और जहाँ पर ये नियम पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम संविधान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम संविधान कहते हैं। तो ये था कि संविधान क्या होता है। कह सकते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियम होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। अब बात आती है कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं हमारे देश की। देखो, हमें पता है हमारे देश में क्या है, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और ज़रूरत है कि हमारा समाज किस प्रकार का होगा, वो कौन निर्धारित करेगा, किसी भी संविधान में लिखे गए मूलभूत नियम। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं हमारे देश की। देखो, हमारे देश में क्या है, बहुत सारे समुदाय हैं। कुछ समुदाय अधिक मात्रा में हैं और कुछ समुदाय अल्प मात्रा में, मतलब अल्प संख्या में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक समुदाय के मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। अब कुछ मुद्दों पर हो सकता है कि इन दोनों समुदाय की अलग अलग समुदाय हैं, जो इन समुदाय के लोगों के विचार आपस में मिल जाएं, लेकिन ये भी बहुत सी संभावना रहती है कि इनके विचार आपस में ना मिले। तो इसलिए संविधान में क्या किया गया, बहुत से नियम बनाए गए। इसलिए हम संविधान को कहते हैं नियमों का समूह। तो इसलिए संविधान में बहुत से नियम बनाए गए। वो नियम इन दोनों समुदायों को मानने ही मानने पड़ेंगे, चाहे उस समुदाय में अधिक संख्या में लोग हों या उस समुदाय में कम संख्या में, अल्प संख्या में लोग हों। अब हम देखेंगे कि संविधान के नियमों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो पहले नियम थे उसकी वजह से समाज कुछ अलग बनेगा, और बाद में यदि नियमों में बदलाव होता है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना समाज अलग होगा, क्या समाज की संरचना पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण किसका है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। नेपाल कहाँ पर स्थित है, हमारी उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है। तो नेपाल में क्या था, 1990 के दशक में एक संविधान बनाया गया था। संविधान क्यों बनाया जाता है, ताकि देश को संचालित रूप से चलाया जा सके। तो 1990 में संविधान बनाया गया था नेपाल में। उस संविधान में क्या कहा गया था कि जो सबसे ऊपर होगा,
क्या, सर्वोच्चता का मतलब है सबसे ऊपर जो होगा, जिसकी हर एक नियम में पकड़ होगी, जो भी वो कहेगा उसका ही फैसला अंतिम होगा, वो था राजा। यानी कि जो राजा कहेगा वही होगा, राजा मनमाने ढंग से अपना शासन चला सकता है। तो सर्वोच्चता किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। तो जो राजा चाहता था वैसे ही वो अपने नियम लेके आता था। वो ये नहीं देखता था कि जो वो नियम लेके आया या जो भी कानून लेके आया वो लोगों के हित में है या नहीं है। तो 1990 में तो ऐसा संविधान था, लेकिन लोग कैसा संविधान चाहते थे, लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा शासन किया जा सके। तो लोग चाहते थे कि हमारी भी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन 1990 से क्या होता आ रहा था कि जो राजा चाहता था वही होता था, चाहे वो लोगों के हित में हो या लोगों के हित में ना हो। तो राजतंत्र को उखाड़ने के लिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। तो सभी लोगों ने आंदोलन किया, इसलिए इसे जन आंदोलन कहा गया। इस जन आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, 2006 में राजा का शासन समाप्त हो गया। अब सवाल यह कि अब राजा का तो शासन समाप्त हो गया, अब वहाँ पर किसका शासन होगा, कि वहाँ के लोग चाहते क्या थे कि किस तरह से उनके देश को चलाया जाए। तो वो चाहते थे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा शासन। तो देखो, अब हमने देखा कि पहले भी संविधान था, लेकिन संविधान में नियमों में बदलाव की वजह से नेपाल में क्या हुआ, पहले तो केवल वहाँ पर जो राजा कहता था वही होता था, लेकिन बाद में लोकतंत्र की स्थापना के बाद अब जनता के लिए जो जनता द्वारा शासन शुरू हो गया। इसमें क्या है, जो जनता कहेगी वही होगा, जो जनता के लिए सही होगा वही नियम बनाए जाएंगे। लेकिन पहले क्या था, जो राजा कहता था केवल वही नियम बनते थे, चाहे वह लोगों के हित में हो या फिर ना हो। तो देखा कि हमने संविधान के नियमों में बदलाव करने से हमारे समाज का कितना स्वरूप बदल गया। पहले हमारे यहाँ पर पहले नेपाल में लोगों की कोई कदर नहीं थी, चाहे कोई भी नियम उनके खिलाफ हो या उनकी ज़रूरत हो। वो किस बात के ऊपर निर्भर करता था कि राजा क्या सोच रहा है। यदि वो राजा को लगा कि नियम ठीक है, चाहे वो लोगों के लिए ठीक हो या ना हो, वो उसे बना देता था। लेकिन अब क्या हो गया, नियमों में बदलाव की वजह से जो जनता के हित में होगा वही नियम लाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान में नियम बदलने से किस प्रकार समाज का स्वरूप बदल जाता है। पहले समाज राजा के नियंत्रण में था, लेकिन अब समाज किसके नियंत्रण में आ गया, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप काम करने लग गया। जो लोगों की आवश्यकता है, जो उनकी ज़रूरत है, उन्हीं के अनुरूप नियम बनने लग गए, और इससे क्या हुआ, सभी लोगों को फायदा हुआ। लेकिन पहले केवल राजा ही करता था, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। अब हम देखेंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का एक उद्देश्य यह भी है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की बागडोर किसके हाथों में होगी, राजा के हाथों में होगी या फिर मंत्री परिषद के हाथों में होगी। मंत्री परिषद क्या है, अभी के लिए बस इतना समझे कि मंत्री परिषद मंत्रियों का एक समूह होता है, ठीक है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और देश की राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ हमारा मतलब ये हो सकता है कि देश को राजा चलाएगा या मंत्री परिषद चलाएंगे। अब ये बात समझने के लिए अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। अब हमें पता है कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, एक ऐसा शासन जिसमें लोगों के लिए नियम बने, लोगों की ज़रूरत के अनुसार ही नियम बने, उनकी भलाई के लिए ही सारे काम किए जाए, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। अब लोकतांत्रिक शासन में संविधान अहम होता है। ये ऐसा क्यों कहा गया है, आइए समझते हैं। अब लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, लोगों को अधिकार होता है कि वो नेता स्वयं चुने। जैसे हम वोट डाल के चुनते हैं, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, लोगों को अधिकार होता है कि वो अपना नेता खुद चुने। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा बनाया गया नेता उस पावर का, उस शक्ति का दुरुपयोग ना करे।
उस शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसलिए संविधान में नियम बनाए जाते हैं उस दुरुपयोग को रोकने के लिए। यदि संविधान में ऐसे नियम ना बनाए जाए तो जो नेता है वो आसानी से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान अहम होता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या है। तो पहले तो हम सभी को लिख लेते हैं और उसके बाद अलग अलग से सभी को पढ़ेंगे, अलग अलग से इनका मतलब समझेंगे कि क्या होता है। तो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या है? संघवाद, मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघवाद। तो संघवाद का मतलब क्या है? भारतीय संविधान का एक प्रमुख लक्षण है संघवाद। अब हम बात करेंगे कि संघवाद होता क्या है। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं सरकारों के। राज्य स्तर पर सरकारें हैं हमारे पास, केंद्र स्तर पर सरकारें हैं, और तीसरा स्तर कौन सा है? पंचायत स्तर पर भी हमारे पास सरकारें, पंचायती राज बोलते हैं हम जिसे। अब देखो इसका मतलब क्या है? देखो हम राज्य के पास भी शक्तियां हैं कि वो राज्य के हित में कुछ फैसले ले सकें, और केंद्र के पास शक्तियां हैं कि वो जो पूरे देश के महत्व का कोई विषय है उस पर अपना निर्णय ले सके। और जो लोकल लेवल पर है वो उस पर कौन निर्णय ले सकता है? पंचायत। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया? अब देखो ये भी हो सकता था कि केवल एक ही तरह की सरकार बना दी जाए, केंद्र की सरकार, लेकिन हमारे भारत में 3 तरह की सरकारें क्यों बनाई गई? ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग देश के हित में फैसले ना ले सके। अब मान लीजिए केंद्र में ही सरकार होती तो केंद्र में बैठे लोग, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठे लोग ही ये फैसला करते कि क्या लोगों के लिए सही है क्या नहीं। ये बात जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए जो सही है वो दूसरे राज्य के लिए भी सही हो, क्योंकि सबकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए राज्य सरकारें बनाई गई। अब राज्य के अंदर भी अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, किसी के विचार कैसे हो सकते हैं, उन सभी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो लोकल लेवल पर सरकारें बनाई गई जिसे हम पंचायती स्तर बोलते हैं। तो इसलिए भारत में 3 तरह की सरकारें बनाई गई हैं, राज्य सरकारें, केंद्र और पंचायत लेवल पर। अब बात यह है कि क्या ये तीनों सरकारें उनके पास शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? तो ये आती हमारे संविधान से। संविधान में क्या किया गया है? सूचियाँ बनाई गई हैं। उन सूचियों में ये बताया गया है कि किस लेवल की सरकार, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत सरकार किस मुद्दे पर कानून बना सकती है। ये सारी की सारी शक्तियाँ किसने दी है? हमें संविधान ने दी है सूचियों के माध्यम से। अब ये नहीं है कि जो केंद्र सरकार कहेगी वही राज्य सरकार को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो राज्य सरकार है वो केवल केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि नहीं होती, बल्कि उनको ताकत कहाँ से मिलती है? संविधान में। जैसे संविधान में नियम होगा वैसा ही कानून बनेगा, उसी के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। देखो हमने अभी पढ़ा कि हमारे भारत में 3 तरह की सरकारें बनती है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और पंचायत स्तर पर। और इनके प्रतिनिधियों का चुनाव खुद लोगों के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? वोट डालकर। प्रतिनिधियों का मतलब जैसे राज्य स्तर पर क्या होते हैं? हमारे MLA बनते हैं, ठीक है। केंद्र स्तर पर हमारे क्या बनते हैं? MP बनते हैं। और पंचायत में क्या बनता है? हमारे सरपंच बनता है, और हमारा क्या बनता है? सरपंच बनता है। हमारा सरपंच बनता है और क्या बनता है? मेंबर्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि बोलते हैं। तो हमारे देश में क्या है कि तीनों स्तर की सरकारों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव खुद लोगों के द्वारा वोट डालकर किया जाता है। ये प्रतिनिधि आगे चलकर कानून बनाते हैं जो जनता के लिए आवश्यक हो, मददगार हो। अब हमारे
संविधान में एक बात का जिक्र किया गया सार्वभौमिक मत अधिकार का। उससे पहले हम समझते हैं कि वैश्विक मताधिकार क्या होता है। तो वैश्विक मताधिकार क्यों दिया गया? देखो, हमारे क्या था, आज़ादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को गुलाम किया और वही अपना शासन चलाते थे। लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो उस लोकतंत्र में ये कहा गया कि जो सरकार है वो जनता के हिसाब से होनी चाहिए। तो जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये वहाँ पर निर्धारित किया गया कि जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वही प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार में नियम बनाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया? वैश्विक मताधिकार। और इस वैश्विक मताधिकार का यानी कि वोट डालने के अधिकार का कारण क्या था, क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया था ताकि एक तो लोकतांत्रिक सोच को वृद्धि मिले और लोकतांत्रिक तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिले। और वैश्विक मताधिकार में क्या है, चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, दोनों ही वोट डाल सकते हैं। ऊंच नीच धर्म जाति के आधार पर भेदभाव न करके सभी के सभी क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो ये था अपना वैश्विक मताधिकार। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो हमें पता है कि सभी को हमारे भारत में वोट डालने का अधिकार है। और वोट किसके लिए डाले जाते हैं? प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए। तो प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए खुद लोगों के द्वारा वोट डाला जाता है। यही क्या कहलाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। और यही नहीं कि केवल वोट ही डाल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति खुद चुनाव में खड़ा हो सकता है। कुछ खुद एमएलए के लिए खड़ा हो सकता है, एमपी के लिए खड़ा हो सकता है, सरपंच का दावेदार हो सकता है, मेंबर का दावेदार हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान में लिखे गए नियम देते हैं। अब हम पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। देखो, हमारे जो सरकार है भारत में, सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका क्या करती है? जैसे हमारे एमएलए बन के गए तो उनको क्या बोलते हैं हम? निर्वाचित प्रतिनिधि। तो सारे निर्वाचित प्रतिनिधि किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। जो कानून का निर्माण करना है वो किसका कार्य है? विधायिका का कार्य है। लेकिन जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना और शासन को चलाना, ये किसका कार्य है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय दिलाना, कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय ना हो। ये किसका कार्य है? न्यायपालिका का। अब मेन बात क्या है कि जो इस सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके पास सभी के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे विधायिका के पास शक्ति क्या है? कि कानून को बनाना। और कार्यपालिका के पास शक्ति क्या है? कानून लागू करना। और न्यायपालिका के पास शक्ति क्या है? उनकी समीक्षा करना। तो ये सबकी क्या है? अलग अलग शक्तियां हैं। और इनकी अलग अलग शक्तियां होने के कारण ही इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है ताकि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। मान लीजिए कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और वो कानून गलत तरीके से बनाया गया, तो उस पर अंकुश कौन लगा सकती है? न्यायपालिका। ये कह करके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपने जो ये कानून बनाए गलत तरीके से बनाया गया। यदि न्यायपालिका नहीं होती तो ये अपनी मनमानी कर सकते थे। उसी प्रकार कार्यपालिका का काम होता है। इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती है। और इनकी अलग अलग शक्तियों के कारण ही इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। ये पूछा जा सकता है कि भाई किसको अंतरात्मा कहा गया? तो मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया। अब मौलिक अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि सरकार अपना मनमानी का रवैया ना अपना सके, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए ही मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ी। मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के मनमाने ढंग से कार्य करने पर रोक लगाने के लिए। अब देखो, हमारे क्या है कि देश में कुछ समुदाय बहुत ही कम संख्या में है दूसरों के मुकाबले। तो कुछ समुदाय तो अधिक संख्या में है तो उन्हें बोलते हैं हम बहुसंख्या समुदाय। लेकिन जो कम संख्या में उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय को ताकि बहुसंख्यक समुदाय से उनकी रक्षा कर सके। वो बहुसंख्यक समुदाय किसी भी प्रकार से उनका शोषण न कर सके। और मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? कि लोगों को दिए जाने वाले कुछ विशेष अधिकार।
मौलिक अधिकार के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी हैं। इनको शामिल करने का कारण क्या था कि सामाजिक व आर्थिक सुधार किया जा सके। सामाजिक सुधार, समाज में सुधार, और आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, धन दौलत से संबंधित की गरीबी को दूर किया जा सके। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व, और इनके शामिल करने का कारण क्या था, सामाजिक व आर्थिक सुधार करना। अब हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारतीय संविधान किसी भी राज्य को किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाध्य नहीं करता। मतलब ये है कि भारत का कोई भी एक राजकीय धर्म नहीं है कि सरकारें केवल उसी को ही बढ़ावा दे। ये मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का, कि राज्य किसी भी राज्य के धर्म को, केवल एक ही राज्य के धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सभी को जय हिंद।